हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेलन होता क्या है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली बहुत से ऐसे वस्तुएं देखते हैं जो बेलन के आकार की होती है। जैसे अगर मैं मोमबत्ती की बात करूं तो वह भी आपका एक बेलन के आकार का ही होता है। जैसे मैं पेन की बात करूं, कलम जो होता है लिखने वाला कलम, वो भी आपका क्या है, बेलन के आकार का ही होता है। मैं अगर बात करूं पानी का पाइप, वह भी आपके बेलन के ही रूप में दिखता है। पानी की टंकी, ये सब जो आकृतियां देख रहे हैं ये सब बेलनाकार आकृतियां कहलाती है। तो चलिए हम लोग बेलन को परिभाषित करते हैं। किस तरह से उसे परिभाषित करेंगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं कि बेलन वह ठोस है, बेलन वह ठोस है जिसका एक पार्श्व पृष्ठ वक्र हो तथा शेष दो सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद हो। चलिए फिगर बना के हम लोग समझ लेते हैं कि बेलन किस रूप में होगा। चलिए पहले फिगर बना लेता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं, उसकी परिभाषा से इसको समझेंगे। चलिए यहाँ जो ये आप आकृति देख रहे हैं ये आपकी किसकी आकृति है? यह आपका एक बेलन ही है। देख रहे हैं कि इसका एक पार्श्व पृष्ठ जो देख रहे हैं ना, ये जो इसका लेटरल सरफेस देख रहे हैं, ये कैसा है? वक्र है, कर्व है। और शेष दो, यहाँ ऊपर और नीचे देखिए, शेष दो सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद का तात्पर्य है कि जब हम किसी पाइप ले लेते हैं, मान लो यह पाइप है, ठीक है, और इसको हम लोग इस तली के समांतर यहाँ से परिच्छेद कर देते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से काटते हैं, तो आपका अनुप्रस्थ परिच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे अनुप्रस्थ परिच्छेद जो देख रहे हैं ये वृत्तीय है, और ये दोनों कैसे वृत्त हैं? तो दोनों सर्वांगसम वृत्त है, यानी कि यहाँ भी इसकी त्रिज्या और यहाँ भी इसकी त्रिज्या, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान रूप से होंगी। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि घर में जो आप देखो मम्मी की चूड़ी जो होती है, वैसे चूड़ियों को लेकर अगर हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सजाते जाए, ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के सजाएंगे तो जो आकृति हमें प्राप्त होगी वह आपकी क्या होगी? एक बेलन ही हो। समझ गया? अब देखिए ये जो अनुप्रस्थ वृत्तीय परिच्छेद देख रहे हैं, इसका ये वृत्त का एक केंद्र होगा, यहाँ भी एक वृत्त का केंद्र होगा, और इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, उसे हम लोग बेलन का अक्ष कहते हैं। बेलन का अक्ष कहते हैं, यानी कि समझ गए? ये बेलन का अक्ष, बेलन भी समझ गए। अब देखिए बेलन को हम लोग कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, बेलन को हम लोग कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन यह परिभाषा जो मैंने बताई ये थोड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ये कर दिया। अब बात करते हैं लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है। कई जगह क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो उसमें आ जाता है कि लंब वृत्तीय बेलन। तो बेलन और लंब वृत्तीय बेलन में कुछ खास फर्क नहीं है। क्या फर्क है ये समझ लीजिए। यहीं पे इसी में मैं लिख देता हूं कि यदि बेलन का अक्ष क्या है? ये वाला, ये जो बेलन का अक्ष है, बेलन का अक्ष वृत्तीय परिच्छेदों पर लंब हो, यानी कहने का तात्पर्य है कि यहां भी लंब हो और यहां भी लंब हो। वृत्तीय परिच्छेद ऊपर और नीचे ये दोनों है, दोनों पे ये बेलन का अक्ष लंब हो, यहां भी और ऊपर भी लंब हो, तो बेलन को वृत्तीय बेलन भी कह सकते हैं। वृत्तीय बेलन या समबेलन भी कह सकते हैं। समबेलन या ये भी कह सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। समझ गए? यानी कि अगर ये बेलन का जो अक्ष है आपके दोनों ऊपर और नीचे जो वृत्तीय परिच्छेद है वहां पर लंब हो जाएगा, तो यह आपका लंब वृत्तीय बेलन कहिए, समबेलन कहिए,
ठीक है, या वृत्तीय बेलन कहिए, तीनों कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बेलन की अगर अन्य परिभाषा की बात करें, मैं यहाँ पर एक अन्य परिभाषा दिखाता हूँ। ये आपका आयत हो गया। मैं क्या करता हूं कि इस आयत को, एक आयत के एक भुजा को स्थिर रख के इसको मैं रिवॉल्व करता हूं, इसको मैं घुमाता हूं, इसको पकड़ के मैं क्या करता हूं, गोल घुमा देता हूं और एक को स्थिर रखूंगा। तो यहाँ पे जो होगी आपकी कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ठीक है, इसको लेके ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो इसी प्रकार की ना कुछ आकृति बनेगी। तो जो आपकी आकृति बनेगी, समझ रहे हैं ना, वही आपका क्या कहलाएगा, एक प्रकार से बेलन कहलाएगा। तो हम लोग इसमें ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि आयत की एक भुजा स्थिर हो और आयत की एक अन्य भुजा को उस स्थिर भुजा के रेस्पेक्ट में जब चारों तरफ घुमाते हैं तो जो पिंड बनता है या जो आकृति बनती है वह क्या कहलाएगा आपका, वही आपका लंब वृत्तीय बेलन कहलाएगा। यहाँ लंब होता है ना जी, ये 90 होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 होता है, तो ये आपका लंब वृत्तीय बेलन कहलाएगा। समझ गए ना, ऐसे हम लोग बेलन को कई प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें आपका अक्ष कौन होगा, तो जो आयत की इसमें जो भुजा हो जाएगी ना, जो स्थिर भुजा है, वही बेलन का अक्ष कहलाने लगेगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। मैं बात करता हूं पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे भी कह सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया समझ रहे हो क्या होता है बेलन का। यहाँ पे मैं फिगर बना के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पहले मैं एक लंब वृत्तीय बेलन या बेलन बना लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ हम बेलन लिखने का तात्पर्य हम लोग लंब वृत्तीय बेलन की ही बात करेंगे, अगर और कोई बेलन का यूज नहीं होगा। यहाँ लंब वृत्तीय बेलन की ही हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, यह देखो एक्चुअल में यह अक्ष है, बेलन का अक्ष है, जिसे हम लोग बेलन की ऊंचाई के नाम से जानेंगे। और यह जो है यह बेलन की त्रिज्या कहलाएगी, बेलन के आधार की त्रिज्या कहलाएगी। समझ गए ना, यह त्रिज्या यहाँ भी वही होगी। समझो, हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी मैंने देखा कि अगर मैं वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर सटा कर रखूं, यानी कि जैसे चूड़ी होती है ना जी, उन्हीं चूड़ियों को अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे सजा के रखते जाओ तो हमें जो आकृति प्राप्त होगी वह क्या होगी, बेलन होगी। वह आकृति क्या होगी आपकी, बेलन होगी। ऐसे ही ना होगी जी बेलन। तो मैं अगर बात करूं यहां पर अगर मैं बात करूं एक छोटा सा वृत्त, या वृत्तों के ऊपर बहुत सारे ऐसे वृत्त हैं, कहां तक गए हैं, एच ऊंचाई तक वो वृत्त गए हैं। तो एक के लिए ये चारों तरफ से इसका एरिया क्या होगा, चारों तरफ से ये जो लंबाई होगी, अगर मैं एक वृत्त ले लूं और एक वृत्त के चारों तरफ की ये लंबाई की बात करूंगा, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr। लेकिन ये 2πr h ऊंचाई तक गए हैं, तो मैं h से गुना कर दूंगा तो ये 2πrh बन जाएगा, जो आपके बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि इसका जो आप वक्र पृष्ठ जो देख रहे हैं ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। दूसरा देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझिए 2πrh तो वक्र के लिए हो गया, और देखो ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है, तो 2πr²। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या 2πr कॉमन कर लेंगे, 2πr कॉमन कर लेंगे तो यहाँ h बच जाएगा, यहाँ r बच जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं, तीसरा बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो बेलन का आयतन देखिए किस तरह से हम निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि आधार के क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुना करेंगे तो आयतन निकल जाता है। तो ये आधार जो होगा, आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्ताकार, तो πr² हो जाएगा, और गुना में इसकी ऊंचाई h, यानी कि πr²h आपके बेलन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा होता है, आधार वृत्ताकार होता है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी πr²। या बेलन के आधार की परिधि की बात कर देगी, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, तो उसके लिए यहाँ पे वृत्त की परिधि यानी 2πr लगा देंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। चलिए अब इसके साथ साथ मैं एक और बेलन यानी खोखले बेलन की बात कर लेता हूँ। खोखले बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या हमारे पास दी हुई है, तो उसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ तैयार करेंगे और उसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में समय समय पर करेंगे।
ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला तो जरूरी है ना जी, कम से कम पहले फॉर्मूला तो हमें जानना होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए ये जो आप देख रहे हैं ये खोखला बेलन है। जैसे मान लो सीमेंट वाला पाइप देखे हो ना आप, सीमेंट का पाइप थोड़ा सा मोटाई रहता है और बीच से खाली होल रहता है, तो उसी तरह से ये एक आपकी आकृति दिख रही है, वो है, समझे ना। अब चलिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे फॉर्मूले हैं इसमें। ये देखो, ये अंदर वाली त्रिज्या को आंतरिक त्रिज्या कहेंगे जिसे स्मॉल आर से, और बाहर वाली त्रिज्या को यहाँ से यहाँ बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर से सूचित करेंगे। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, खोखला बेलन, खोखला बेलन, ठीक है। इसकी आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल है, और बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर है। और इसकी ऊंचाई हम लोग h ले लेते हैं। ऊंचाई क्या ले लेते हैं, इसकी h ले लेते हैं। बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितनी दी हुई है, h दी हुई है। बेलन की ऊंचाई क्या है आपके पास, h है। बेलन की ऊंचाई यानी कि वही खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई यानी कि वह है स्मॉल h। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेलन का, यानी खोखले बेलन का, खोखले बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कौन कौन सा आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए खोखले बेलन का कौन सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर से या बाहर से, ठीक है, अंदर से या बाहर से, ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। पहले आंतरिक का निकालें फिर बाह्य की बात करेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों हो जाएगा ना जी, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि ये मोटाई होगी। तो बाहर से अगर निकालना है और अंदर से निकालना है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूला। जब अंदर से निकाला तो त्रिज्या स्मॉल है यानी 2 पाई आर एच हो जाएगा, और जब बाहर से निकालना होगा खोखले बेलन का, खोखले बेलन का क्या हो जाएगा, बाह्य, बाह्य, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बाहर वाली त्रिज्या यानी कैपिटल आर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले बेलन का, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर वाला अंदर वाला दोनों 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच, और प्लस देखो यह देखो बाहर से और अंदर से तो हो गया, और ऊपर से ये जो दिख रहा है यह वाला क्षेत्र, इसको भी तो जोड़ना होगा ना, तो प्लस में ऊपर और नीचे दोनों जगह है, तो प्लस में 2 इंटू पाई बड़ा आर का स्क्वायर और माइनस छोटा स्क्वायर, यानी कि हम लोग एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक वृत्त के अंदर एक दूसरा वृत्त आपको इस तरह से ऊपर से दिखेगा ना, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बाहर वाले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अंदर वाला घटा देंगे। अंदर से तो खोखला है, इसलिए मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे ऊपर भी है और एक नीचे भी है, दोनों जगह है ना जी। तो हम लोग एरिया ऑफ रिंग जानते हैं, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यानी कि 2 से गुना कर दिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह है ये, तो ये आपका खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, इसमें बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू में एच। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अंदर से तो खोखला है ना, हमें ये ठोस वाले भाग का आयतन निकालना है, तो बड़े आर स्क्वायर यानी बाहर से जो त्रिज्या होगी उसमें से, और ये अंदर वाली त्रिज्या होगी उसमें से। मैंने क्या किया है कि बाहर के आयतन में से ना अंदर वाला आयतन घटा दिया, यही इसमें कॉमन कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा, समझ गए। तो यही फॉर्मूले हैं, और इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हमें क्वेश्चन बनाना है एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर।
और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और वहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।